हेलो दोस्तों, यूसीएससी ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 6 में। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी और ग्लोब, यानी पृथ्वी के बारे में जानेंगे और उसके अध्ययन हम लोग किस तरह करते हैं, ग्लोब के माध्यम से किस तरह करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये हमारा जो ग्लोब है ये एक मान लीजिए ये पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये ग्लोब जो है हमारा पृथ्वी का ही एक छोटा हमशक्ल है, छोटा प्रतिरूप है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कितना भी विशाल हाथी हो, अगर उसको छोटा रूप देना हो तो वो क्या करते हैं, खिलौने के रूप में उसको बना लेते हैं। जो हाथी के आकार के खिलौने के रूप में हम लोग उसको देखते हैं, वैसा ही हमारा ये ग्लोब भी एक पृथ्वी का ही नमूना है, एक पृथ्वी का ही हमशक्ल है, जो हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं कि आखिर हमारा पृथ्वी पर कौन कौन से घटनाएं होती है और कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है, उसको हम लोग अध्ययन करने के लिए ग्लोब की सहायता लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे ग्लोब पर। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि आखिर ये हमारा ग्लोब है, इसकी खोज किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा कि जो हमारे ग्लोब है, तो ग्लोब की खोजकर्ता कौन है, जर्मनी के वैज्ञानिक मार्टिन बेहम ने एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्लोब की खोज की। इसको क्यों किया, क्योंकि हम लोग अपने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर सकते। इसको छोटा रूप देकर इसको हम लोगों ने क्या किया कि किस जगह पर क्या चीज है उसको हम लोग अध्ययन के रूप में ज्ञात करते हैं। तो ध्यान देंगे कि एक महेश है और एक अपने दादाजी से वार्तालाप कर रहे हैं कि महेश कह रहा है कि कहीं जगह पर यानी दूरी किसी टीला पर जाकर खड़ा होकर देखने पर, यानी कुछ दूरी के उपरांत देखने पर पता चलता है कि आकाश और धरती आपस में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। ऐसा क्यों महसूस होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये घटना पृथ्वी के गोल होने के कारण ये हमें दिखाई पड़ती है। यानी पृथ्वी के गोल होने के कारण ये हमें क्या होती है, क्षितिज दिखाई पड़ती है, जिससे हमें आभास होता है कि हमें दूर तक देखने के बाद से मालूम चलता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पर जो भी वस्तुएं देखते हैं तो उसको हम लोग अपने पूरी, यानी जो हमें खुली आंख से हम लोग देखते हैं तो पूरी उसकी आकृति देख लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये आकृति गोल है कि लंबा है या बॉल है, यानी उसको हम लोग पूरी तरह से देख पाते हैं तो हम बतला सकते हैं कि इसकी आकृति इस तरह है। वही बात पृथ्वी की जाए तो पृथ्वी को देखने के लिए यानी पृथ्वी के पूर्ण आकृति को देखने के लिए हमारा आंख उतना दूर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें यह पृथ्वी क्षैतिज यानी सपाट चपटी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे चींटी का भी देखा होगा। तो चींटी क्या करती है कि मान लीजिए कि ये बोर्ड पर ही चढ़ रही है, बोर्ड पर क्या कर रही है, घूम रही है, तो इसको क्या लगेगा कि ये सपाट है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, एक वर्गाकार रूप में है, लेकिन वह चींटी इस पर चलेगी तो ये अब क्या महसूस करेगी कि ये सपाट है, यानी ये इस पर या दीवार पर वो क्या कर देगी, आराम से चलते जाएगी, क्योंकि उसकी जो देखने की क्षमता है उतना नहीं है कि वह पूरे दीवार को या पूरे बोर्ड को एक साथ देख सके। अगर ये एक साथ वो नहीं देख पाती तो वो क्या समझती है, ये क्षैतिज है, सपाट है, इसको वो चलते जाती है। वैसा ही हम लोग से साथ ही होता है कि हम लोग भी पृथ्वी को पूरी आकृति नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण हमें आभास होता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, अब इसको अवलोकन करने के लिए, यानी पृथ्वी हमारा तो गोल है, वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी गोल ना होकर एक नारंगी की आकार की है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नारंगी दिखाई देती है। अंतरिक्ष यानी हम लोग चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा पर हमारा सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग ने पैर रखा था। और नील आर्मस्ट्रांग ने कौन सा पैर रखा था, यह भी आपको क्वेश्चन में बनता है कि बतलाइए कि वह नील आर्मस्ट्रांग थे जो चंद्रमा पर पैर रखे थे, वो अपना कौन सा पैर रखे थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दायां। ठीक है, वो जो दायां पैर है उसी को वो सर्वप्रथम वहां पर रखे थे। फिर बनता है आपसे क्वेश्चन कि वायुमंडल
क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा पर वो गए थे तो एक वहां पर क्या है, वहां पर वायु की अनुपस्थिति है। वायु की अनुपस्थिति के कारण वहां पर क्या करते हैं वो लोग, तैरते, यानी जिस तरह हम लोग पानी में तैरते हैं उसी तरह वहां पर भी वो तैरते हुए परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि वो एक पैर यहाँ रखते हैं तो दूसरे पैर वहां चला जाता है। ठीक है, यानी ये सब घटना किसके कारण होता है, तो वायु के अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे कि हमारा जो चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, तो वहां से देखें कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक गेंद की तरह क्या हुई है, लटकी हुई है। यानी हम लोग यानी पृथ्वी पर देखकर तो इसको नहीं बतला सकते हैं कि पृथ्वी कैसे है, तो पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को देखने के लिए हमें अंतरिक्ष की यात्रा करना पड़ेगा। अंतरिक्ष की यात्रा से कर यानी अंतरिक्ष से देखने पर हम सारे ग्रह के अध्ययन कर पाते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरह है। ठीक है, तो हम लोग जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे तो वहां से देखे कि पृथ्वी क्या है, एक नीला रंग का प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, एक नीला रंग का प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों, तो हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण इसकी रंग नीला हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और 29% ही मात्र स्थल है जो हम यहाँ पर निवास करते हैं, जो हमारे यहाँ पर भूभाग है वो मात्र 29% ही है। क्लियर। उसके बाद से जानेंगे कि हमारे जो ये हमारा ग्लोब है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो इस पर देखते हैं कि यहाँ पर दो रेखाएं खींची रहती है, दो रेखाएं खींची रहती हैं, जिसमें एक हमारा होता है देशांतर रेखाएं और एक हमारा होता है अक्षांश रेखाएं। तो जो हमारे ये 0 डिग्री पर है उसको क्या कहते हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको आप विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, इसको आप भूमध्य रेखीय भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है वो उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं को खींचते हैं तो ये क्या होती है, उनकी दूरियों में कमी आने लगती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में जाते जाते एक हमें बिंदु की तरफ मिलता है। क्लियर। उसके बाद से जानेंगे कि हमारा जो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी हो वह हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर। उसके बाद से जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं वैसी रेखा होती है, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको अध्ययन कीजिएगा कि अक्षांश रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जिसको दो बराबर भागों में काटने से एक गोलार्ध यानी आधा भाग प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। यानी जो हमारे ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, और इसको हम लोग जब दो आधा भागों में काटेंगे तो क्या होगा, ये हमें अक्षांश रेखाएं दो आधे आधे पृथ्वी को आधे भाग में काटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर ले लेंगे, मान लीजिए कि तरबूजा है, एक तरबूजा फल है, अगर उसको हम बीच से काटें तो हमें क्या मिलेगा, एक आधा गोलार्ध के रूप में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर है कि पृथ्वी के मॉडल और ग्लोब, यानी हम लोग पृथ्वी का ही क्या है, वो छोटा प्रतिरूप है, छोटा मॉडल है, जो ग्लोब के रूप में हम लोग जानते हैं। क्लियर। उसके बाद से देखेंगे कि इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ग्लोब में क्या होता है कि इनकी बीच की दूरी क्या होती है, समांतर होती है। यानी इधर से गए तो उतना ही समय लगता है और इधर से गए तो उतना ही समय लगता है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब हम लोग बात कर लेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं के स्थानीय मानों में होने वाले अंतर। तो उसमें देखते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर आप हमारे देश से भारत में अगर मैच 5 बजे स्टार्ट होती है तो वही मैच किसी दूसरे देश में 9 बजे प्रसारण होती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा आपको यानी समय में अक्षांश के अंतर होने के कारण क्या होती है, उनके समय में भी अंतर पाया जाता है। उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर यानी यहाँ पर गए, ये जो हमारा ये क्या है, कर्क रेखा है। क्या है जी, कर्क रेखा है। और इसके दक्षिण यानी नीचे आए
तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मकर रेखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मकर रेखा है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और उसके ऊपर गए तो 66.5 डिग्री पर हमारा क्या है जी, वो उत्तरी ध्रुव समशीतोष्ण कटिबंध का वो क्षेत्र माना जाता है। और उसके बाद से देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं दो बराबर भागों में काटती है, यानी जो हमारे ये अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या करती हैं, दो बराबर भागों में काटती हैं, जिसको हम लोग गोलार्ध के रूप में जानते हैं। जिसको क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तरबूजा। तरबूजा का फल आपने लोग देखा होगा। तरबूजा कैसा होता है, गोल होता है। गोल होता है, अगर उसको हम आधे भाग से काट दें तो आधे भाग काटा हुआ जो प्रतिरूप आपको दिखाई देगा वही क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। यानी वृत्त के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध के रूप में देखते हैं। ठीक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि जब हमारा किसी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यानी जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो हमारा ये काटने वाली रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है। ठीक है। उसके बाद से जानेंगे कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा को किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग विषुवत यानी विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। यानी हम लोग इसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे। और विषुवत रेखा के ऊपरी वाली रेखा को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। यानी उत्तरी ध्रुव पर जाए, उत्तर की ओर जा रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव पर जा रहे हैं तो कर्क रेखा कहेंगे। और वही बात नीचे आएंगे तो क्या होगा, मकर रेखा होगा। ठीक है। उसके बाद से जानेंगे इसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। यानी जो हमारा विषुवत रेखा होता है उसका मान कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच स्थित होता है। कहाँ होता है, पृथ्वी के बीचों बीच स्थित होता है। और विषुवत रेखा से उत्तर यानी उत्तर जब 90 डिग्री पर दक्षिण की ओर उत्तर जब जाएंगे 90 डिग्री और दक्षिण की ओर 90 डिग्री जाएंगे तो उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यानी उत्तरी अक्षांश कहेंगे और दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। जैसे ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, विषुवत रेखा हो गया। उसके उत्तर गए यानी 90 डिग्री पे यहाँ पर गए और 90 डिग्री दक्षिण की ओर गए तो ये हमारा जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अक्षांश। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। और इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर बोलेगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। दक्षिणी अक्षांश यानी उत्तर की ओर 90 डिग्री जाएंगे और दक्षिण की ओर 90 डिग्री जाएंगे तो उत्तर की ओर बने 90 डिग्री कोण को क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और नीचे यानी दक्षिण की ओर बनी हुई 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। क्लियर। उसके बाद से जब हमारे ये हम जब उत्तर की ओर जाते हैं यहाँ पर जब 23.5 डिग्री पर तो यहाँ पर हमारा तो कर्क रेखा है। और वही बात जब विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो क्या होगा, मकर रेखा होगा। अब बात कर लेंगे जो हमारा अक्षांश रेखाएं होती है, जो हमारा भूमध्य रेखा होती है उससे नीचे या उससे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं तो हमारा क्या होगा, उस स्थिति में रेखा के मान छोटा होते जाता है। और अंत में एक ऐसा समय आता है जहां हमें बिंदु के रूप में ही मिलता है, क्योंकि ये काटते काटते क्या होगी, एक बिंदु के रूप में हमें प्राप्त होती है। ये तो सारी बातें थी अक्षांश रेखाएं पर। यानी ये हमारा जो ये सपाट खींची हुई है इस सब रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब बात कर लेंगे हम लोग देशांतर रेखाएं पर। तो देशांतर रेखा उस रेखा को कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और एक बात इसमें और ध्यान रखेंगे, ये सभी रेखाएं लंबवत होती हैं। क्या होती है, ये सभी रेखाएं लंबवत होती हैं जो देशांतर के रूप में कहलाती हैं। यानी देशांतर के रूप में इन रेखाओं को हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा खरबूजा, यानी खरबूजा हो गया तो खरबूजा को ऐसे नहीं, छीला हुआ भाग, जब छीला हुआ भाग को हम लोग देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, ऐसे उसमें क्या बनेगा, धारी बना हुआ, उसमें देखेंगे तो उसमें धारी बना हुआ दिखाई देगा। उसमें क्या होगा बाबू, उसमें धारी बना हुआ दिखाई देगा। इससे क्या होता है, उसमें क्या हो, देशांतर रेखाएं की चिन्ह लगी होती है। उसको छोड़िए, एक संतरा को ले लीजिए। जैसे कि हम लोग एक नारंगी को ले लेते हैं, तो नारंगी को छीलने के बाद से देखते हैं कि उसमें जो धारी बना होता है, जो
उसका जो फल का वो भाग होता है वो किसका प्रतीक सूचक करता है? देशांतर रेखा का। यानी उसको हम लोग एक नारंगी को छीलेंगे तो देखने पर, यानी छिला हुआ नारंगी को देखने पर कैसा प्रतीत होगा? एक देशांतर रेखा की भांति उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक गागल नींबू, यानी वो जो बड़ा सा नींबू होता है उसको ले लीजिए और उसको भी छील दीजिए, तो उसको हम लोग इस तरह देखेंगे। जब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे तो क्या होगा? वो भी देशांतर रेखा के ही प्रतीक हमें सूचक मालूम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने कि जब इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो रेखाएं होती है, यानी जो देशांतर रेखाएं होती है वो कितनी होती है? देशांतर रेखाएं 360 खींची होती है और अक्षांश रेखाएं कितना खींची होती है? 180 लाइन खींची होती है। ठीक है, उसके बाद से जानेंगे कि यहाँ पर जो हमारा विषुवत रेखा है, यानी सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक किसका कहां पर मान होता है? हमारा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक मान होता है। क्लियर है? और जानेंगे कि इन्हीं अक्षांशों के अंतर के कारण हमें विभिन्न स्थानों पर समय में भी अंतर यानी डिफरेंट देखने को मिलता है। क्लियर? उसके बाद से जानेंगे कि जो पृथ्वी है हमारा, यानी जो हमारा पृथ्वी है उस पर जो हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर जो एक रेखा खींची रहती है उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 0 से 180 डिग्री तक होता है। 0 से 180 डिग्री के रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी पर जो हमारा स्थल भाग होता है और जो हमारा जल भाग होता है उसको। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप हमारा 7 है और महासागर की बात की जाए तो महासागर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, जो पूरे पृथ्वी को महासागर वो क्या किए हैं? जोड़कर रखे हुए हैं, यानी घेरे हुए हैं। और महाद्वीप जो है वो हमारे इसी पृथ्वी पर बने हुए हैं। और हम लोग जो महासागर है और एक महासागर से दूसरे महासागर जाने में कई सप्ताह का समय लग जाता है, क्योंकि वो अधिक दूरी होने के कारण, अधिक अक्षांश में समय अंतर होने के कारण कई रातें गुजर जाती है। उसके बाद से जानेंगे तो ये तो हमारा था पृथ्वी के बारे में। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पृथ्वी के कर्क रेखा के बारे में जान गए, यानी रेखाएं के बारे में जान गए, कौन ये अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, उसके बारे में जान गए। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के कटिबंध। तो पृथ्वी के कटिबंध इन्हीं अक्षांश रेखा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी पर कितने प्रकार के कटिबंध है? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक हमारा है, यहाँ पर देखेंगे, एक हमारा कौन सा है? उष्ण कटिबंध। कौन सा है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। दूसरी की बात की जाए तो दूसरी कौन सा कटिबंध है? तो हमारा समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध। और तीसरी की बात की जाए बाबू, तो तीसरी की बात की जाए तो वो कौन सा है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। अब जानेंगे कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं और शीत कटिबंध किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उष्ण कटिबंध यानी यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ये विषुवत रेखा है इस पर क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे सूर्य भगवान है। क्या है? ये सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान से ये जब पृथ्वी गुजरती है, उनके सामने से होकर गुजरती है, तो इनका प्रकाश इस पर यानी पृथ्वी पर क्या होता है? लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ता है, जिससे क्या होता है? दिन और रात हमेशा यहाँ पर क्या होती है? गर्मी बनी रहती है। जब लंबवत यानी डायरेक्ट आप ही पर प्रकाश पड़े तो क्या होगा? आपको हमेशा गर्मी महसूस होगी ना, यानी आपको हमेशा गर्मी ना महसूस होगी। तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर इसका प्रकाश क्या पड़ता है जी? लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने के कारण दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? उष्ण यानी गर्मी बना रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्लियर? यानी इस वाले क्षेत्र को जो हमारे 0 डिग्री से यहाँ पर तक जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ठीक है, उससे बाद यानी 2 नंबर की बात करेंगे समशीतोष्ण कटिबंध। तो समशीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है कि इसमें जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में जो हम बात करते हैं कि ये हमारा कर्क रेखा,
जो हमारे यहाँ पर कर्क रेखा है और मकर रेखा के उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर की बात की जाए और नीचे की यानी ऊपर और नीचे दोनों में क्या होता है, लंबवत ना पड़कर प्रकाश क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। प्रकाश क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। कहा से कि यहाँ पर तो सूर्य भगवान हो गए और यहाँ से यहाँ दूरी सफर करने में इसका डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट प्रकाश मारेंगे, डायरेक्ट तो प्रकाश पड़ेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी हमारे क्या है, नारंगी की तरह है, यानी इस तरह घूमती हुई यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर यानी तिरछी प्रकाश पड़ेगा। तो तिरछा प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, हल्का ठंडा रहेगा और हल्का गर्मी रहेगा, यानी समान तापमान क्या रहेगा, समान बना रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध। क्लियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध। यानी यहाँ पर तापमान क्या होता है, मध्यम मान में रहता है, ना ही अधिक गर्मी होगा और ना ही अधिक ठंडी होगा। ठीक है, उसके बाद से बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट, शीत कटिबंध। अब जानिएगा शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध में क्या होता है कि ये हमारे जो सूर्य भगवान है तो इनका तो प्रकाश पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अब क्या आ गई कि ये बात और ऊपर चली गई, यानी ये उत्तरी ध्रुव पर, यहाँ पे ये क्या हो गया जी, ये उत्तरी ध्रुव पर हमारा, और यहाँ पर हम लोग गए तो यहाँ पर भी क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर जब प्रकाश पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा, और तीछा पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ज्यादा पार कर जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रकाश आंशिक रूप से पड़ता है, क्या होता है, आंशिक रूप से, यानी बुझिए कि ना के बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा बर्फ ही यानी ठंडा ही ठंडा बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, जिसके कारण शीत जमा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। क्लियर, अब आप जान गए तीनों कटिबंधों के बारे में जान गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीत, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाबू, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। क्लियर, यहाँ पर आप लोग क्या जान गए, शीत कटिबंध। यहाँ पर ये वाले भाग को क्या कहेंगे, यानी विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा तो क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। उसके ऊपरी यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएं चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, उसको क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कटिबंध। और समशीतोष्ण कटिबंध के और ऊपर जाएंगे यानी 66.5 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग शीत कटिबंध कहेंगे। क्लियर, इस तरह हम लोगों ने अपने तीनों कटिबंध के जाना। और यहाँ पर हम लोग एक बात और जानेंगे कि जो हमारा ये शीत कटिबंध है, यहाँ पर क्या होता है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। क्या होता है बाबू, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। क्यों, इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रकाश है यहाँ पर पड़ते हैं और इसको जब गुजरने में क्या होता है, गुजरने में यानी ये आधा समय यहाँ जो है ये तो आधा भाग तक एकदम ढका हुआ है ना। जैसे कि हम मान लीजिए कि एक बॉल पर फोकस मारे तो उसका पूरा जहां पर फोकस लड़ रहा है, प्रकाश लड़ रहा है तो वहीं तक ना दिखाई देगा, और उसके पीछे वाला कहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो वो गुजरने में ही क्या होता है, पूरा 6 महीने का समय ले लेता है। यानी ये आधे भाग को गुजरने में यानी इधर से इधर आने में वो पूरा 6 महीने का समय ले लेते हैं। तो 6 महीने यहाँ पर दिन और 6 महीने रात होता है। कहाँ पर, शीत कटिबंध पर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर पर। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में सही विकल्प को चुने, यानी सही विकल्प को चुनना है। और 1 के 1 में देख रहे हैं कि x देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। यानी हमारा जो एक देशांतर है ये हमारा क्या है जी, ये देशांतर रेखाएं हैं, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे आंसर के रूप में हो जाएगा 4 मिनट। क्या हो जाएगा बाबू, 4 मिनट, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर, उसके बाद से बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी की बात की जा रही है। तो गर्मी की बात की जा रही है तो हमने बेसिक में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि अधिक गर्मी कहाँ होती है, उष्ण कटिबंध पर। क्यों होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश वहां पर लंबवत पड़ती है। तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, यहाँ पर उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध। इस तरह हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया हुआ है कि कर्क रेखा है,
यानी आपको आंसर में लिखना होगा कि कर्क रेखा कहाँ है। तो कर्क रेखा देख रहे हैं कि जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तरी यानी उत्तरी जो हमारा वो क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23.5 डिग्री हम लोग ऊपर गए तो हमारा जो इस जहाँ पर ये मान है वो क्या है जी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर। और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे यानी दक्षिण अक्षांश की ओर जाएंगे तो वो क्या होगा मकर रेखा, और ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा। क्लियर। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है। तो ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे अगर हम पूरब जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी एक तिथि रेखा घट जाएगा। क्या होगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, एक तिथि रेखा का मान घट जाएगा। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि खाली जगह को भरिए, यानी आपको खाली जगह स्पेस दे दिया है और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और खाली जगह को उसको भरना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 के 1 में देखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डैश रेखा कहते हैं, यानी दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा है। अभी भी हम अभी ना चर्चा किए हैं, जब दक्षिणी अक्षांश कहेगा तो यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह रहा है, तो दक्षिणी अक्षांश कहेगा तो क्या हो जाएगा मकर रेखा। यहाँ पर दक्षिणी की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा मकर रेखा। तो 2 का हमारा 1 हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा मकर रेखा। अब कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा डैश तिथि रेखा कहलाती है, यानी कौन सा तिथि रेखा कहलाती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है बाबू, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसका जो हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने कि पृथ्वी पर कुल ताप कटिबंध है, यानी पृथ्वी पर खाली स्थान ताप कटिबंध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने कटिबंध में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर कुल ताप कटिबंध को 3 कटिबंध में बांटा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नोट कर लीजिएगा कि 3 कटिबंध। ठीक है, यहाँ पर कितने कटिबंध में बांटा गया है, 3 कटिबंध के रूप में बांटा गया है, जो कि हम लोगों ने बेसिक में उसको चर्चा कर लिया है। उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी पर कुल डैश यानी खाली स्थान देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, यानी पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर में आंसर हो जाएगा कि 360 देशांतर रेखाएं क्या हो सकती है, वहां पर खींची जा सकती है। यानी देशांतर रेखाएं की बात की जाए, यानी उत्तरी ध्रुव को जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। और इनकी संख्या पूछ रहा है, तो इनकी संख्या कितनी होगी आपसे पूछ रहा है, तो 360 बोलिएगा। क्लियर। उसके बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, यानी आपसे खाली स्थान पूछ दिया है और किसके माध्यम से यानी किसके मदद से समय का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो क्या करती हैं, वही हमारे क्या करती है समय का निर्धारण करती है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से ही क्या होता है समय का अध्ययन होता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने 2 के सभी क्वेश्चनों को कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें दिया हुआ है कि कम शब्दों में उत्तर दें, यानी बिल्कुल आपको कम शब्द यानी एक लाइन में आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया है कि पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम है, यानी पृथ्वी के दिए हुए नमूने का नाम क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि पृथ्वी के दिए हुए नमूने का नाम ग्लोब है। ठीक है, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पर। इसको आप अगर हम तेजी से बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के 2 को हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है, यानी आपसे पूछा है कि पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि पृथ्वी का नमूना एक गोल आकृति का होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी क्या है, एक गोल आकृति के समान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी एक गोल आकृति का नमूना है। फिर हम लोग 3 के ग की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं 2 अन्य वस्तुओं के नाम लिखें, यानी जो ग्लोब है इन्हीं के जैसा 2 अन्य नाम को लिखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के इस नमूने की आकृति जैसे 2 वस्तु के नाम निम्नलिखित है। एक बॉल ले लेंगे, एक जैसे कि हम लोग गेंदा खेलते हैं उसको एक बॉल के रूप में ले लेंगे, और एक नारंगी जो हम लोग संतरा के रूप में खाते हैं उसको भी ले सकते हैं, और या एक तरबूज की भी बात कर ले उसको भी ले सकते हैं। यानी हम लोग उसके 2 ही पूछा है तो सिर्फ 2 को ही दे दीजिएगा। उसके बाद से दिया हुआ है कि पृथ्वी इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी है उनके नाम लिखें, यानी पृथ्वी पर कौन सी रेखाएं बनी है उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पृथ्वी पर इस नमूने पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनी हुई है, यानी पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर कौन से नमूने बनी हुई है। तो पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है जी, इन पर बनी हुई है। उसके बाद से बात करेंगे कि इस नमूने के अलावा आप किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा कि इस नमूने के अलावा हम आसमान में सूरज की स्थिति, रात में तारे, ध्रुव तारा और किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत परेशानी होती है। क्या होती है? इसमें बहुत ही परेशानी होती है और नक्शे को ठिकाना खोजना जा सकता है, यानी पृथ्वी पर स्थित स्थानों को जानने के लिए कंपास या डिस्क सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, नक्शे को आसानी से खोजा जा सकता है। और इस प्रकार के यानी इन माध्यमों द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की स्थिति और स्थानों का पता लगा सकते हैं। यानी पृथ्वी की जो आकृति है और स्थान है उसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। वो कौन सा माध्यम है, डिस्क कंपास और ध्रुव तारा। इससे क्या होता है, ज्ञान और दिशा की मालूम चलता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया हुआ है, इसको भी अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। एकदम बिल्कुल स्लोली हम बोलेंगे, आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, यानी क्या करना है, प्रश्न दे दिया है उसको उत्तर देना है। तो देखेंगे कि अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। यानी अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो ये जो हमारे ये पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के गोल यानी पृथ्वी के गोल राउंड पर जो पश्चिम से खींची गई काल्पनिक रेखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं 4 के 2 में कि दिया हुआ है कि 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम लिखें, यानी 2 प्रमुख अक्षांश रेखा के बारे में आपको बतलाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा क्या है, यहाँ पर इस अक्षांश पर गए तो हमारा एक कर्क रेखा है, और ये उत्तरी गोलार्ध में गए तो हमारा क्या है जी, कर्क रेखा है। और वही बात कर रहे हैं नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में गए तो यहाँ पर क्या है जी, मकर रेखा है। तो हमारा 2 अक्षांश का नाम पूछ रहा था, 2 अक्षांश कौन कौन से हैं, एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। ठीक है, उसके बाद से बात कर लेंगे 3 नंबर पर कि दिया हुआ है कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, इन कटिबंधों की विशेषता लिखिए। तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। कितने कटिबंध है, 3 कटिबंध है। कौन कौन है, 3 कटिबंध है। पहला लिखिएगा शीतोष्ण कटिबंध,
पहला लिखिएगा उष्ण कटिबंध, उसके बाद से दूसरा लिखिएगा समशीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद से तीसरा लिखिएगा शीत कटिबंध। उसके बाद से इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। तो डिफिनीशन होगा उष्ण कटिबंध का कि सूर्य की किरणें उष्ण कटिबंध का डिफिनीशन लिखिएगा कि यह कटिबंध कर्क एवं मकर रेखा के लंबवत पड़ती है, यानी यह कर्क एवं मकर रेखा के लंबवत पड़ती है, जिससे यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, सालों भर दिन हो या रात हो गर्मी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेंगे समशीतोष्ण कटिबंध की। तो समशीतोष्ण कटिबंध में यानी दूसरा का आंसर डिफिनीशन लिखेगा कि समशीतोष्ण कटिबंध उस कटिबंध को कहते हैं जो हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा के उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा के दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से को समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश लंबवत न पड़कर तिरछी पड़ती है, जहाँ पर मध्यमान में यानी कभी ठंडा और कभी गर्मी बनी रहती है, जिसको हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से 3 नंबर में लिखिएगा शीत कटिबंध। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, उसका नाम लिखिए और उसका डैश देकर डिफिनीशन लिखिए। यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ पर उष्ण कटिबंध लिखना था, यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर हम लोग अब 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो शीत कटिबंध। आपको बिल्कुल इस तरह लिखकर डैश देकर यानी इस तरह लिखना है और डैश देकर डिफिनीशन लिखना है। तो अब शीत कटिबंध का लिखिएगा। तो शीत कटिबंध का लिखिएगा यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश पड़ती है यानी आंशिक रूप से पड़ती है, जिसको हम लोग वहां पर क्या होता है सालों भर ठंडा बना रहता है, यानी वहां की स्थिति सालों भर ठंडा बनी रहती है, जिससे क्या होता है वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां पर ठंडा बना रहता है, जिससे हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसको अब हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। वहां पर क्या होता है 6 माह दिन और 6 माह रातें होती हैं। ठीक है, उसके बाद से बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, यानी दिया है आपको कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो आंसर लिखिएगा कि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी क्या लिखिएगा उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा कौन सा ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है बाबू, ये इसको मिलाने वाली यानी यही न रेखा मिला रही है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर। उसके बाद से आगे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। तो इसमें दिया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन किया है कि प्रधान मध्यमान रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर लिखिएगा कि 180 डिग्री जो हमारे अक्षांश है वो देशांतर है, तो 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है। 180 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा को प्रधान रेखा माना जाता है। इसको हम लोग याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। जो हमारे बीच से रेखा खींची होती है लंबवत, उसको हम लोग याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद से जानेंगे कि इससे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है इसका मान, इसको आगे बढ़ेंगे तब ना मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो हमारा मान होगा वो क्या होगा 0 डिग्री इसको माना जाता है। उसके बाद से देख रहे हैं कि यह रेखा क्या है जी, यह रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पृथ्वी के पूरब से पश्चिम स्थित इसी रेखा के माध्यम से समय की गणना की जाती है। यानी यह रेखा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से पूरब और पश्चिम की समय की गणना की जाती है। ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारा 6। तो 6 में दिया हुआ है कि
अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि गोलों पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखा की बात कर रहा है, तो अक्षांश रेखा पर जो हमारे यही ना है अक्षांश रेखा, यानी जो हम लंबवत यहाँ पर जो हमारे ये क्षैतिज खींचे हुए हैं यही ना है। तो अक्षांश रेखा की अक्षांश रेखा की संख्या बराबर 180, यानी अक्षांश रेखा की संख्या कितना होती है 180। और देशांतर रेखा की संख्या, देशांतर की बात किया जाए, देशांतर रेखा की संख्या बराबर 360, यानी इसका दुगना होता है। यानी अक्षांश रेखा के संख्या से देशांतर रेखा की संख्या क्या होती है, दुगनी होती है। क्लियर। उसके बाद से बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है गोलों पर कुछ पड़ी एवं कुछ खड़ी रेखाएं बनी हुई है और इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी जो हमारे ये गोलोब है उस पर कुछ पड़ी हुई और कुछ खड़ी हुई रेखा बनी हुई है, उसको ध्यान में देखकर यानी ध्यान में रखकर उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर हम लोग 5 के 1 में यानी क में देख रहे हैं कि पड़ी या खड़ी रेखाएं किन रेखाओं के बीच खींची गई है। यानी आपको क्वेश्चन कहा है कि पड़ी और खड़ी रेखाएं किन रेखाओं के बीच खींची गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं जो हमारा है, जो हमारे ये खड़ी रेखाएं हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर हैं, और जो पड़ी रेखाएं हैं वो क्या है जी, पूरब और पश्चिम रेखाओं की, पूरब और पश्चिम दिशाओं की ओर हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि खड़ी रेखा जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर खींची गई है, और पड़ी रेखा जो है पूरब और पश्चिम रेखा की ओर, पूरब और पश्चिम दिशा की ओर खींची गई है। ठीक है, इस तरह हम लोग 5 नंबर का 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेंगे 5 की ख में कि दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसको बारे में आपको समझाना है। तो आंसर लिखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर रेखाओं के बीचों बीच खींची जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की जाए तो जो हमारे ये देशांतर रेखाएं बनी हुई है इनके क्या है जी, बीचों बीच खींची गई है। यानी इनके क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल उसके बीचों बीच खींचा गया है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो आंसर लिखेगा, यानी 5 के ख का आंसर लिखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि, सॉरी क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो लिखेगा कि देशांतर रेखाओं के बीच खींची गई रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, उस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर ग पर। तो दिया हुआ है कि किन्हीं दो पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी समान या असमान बनी हुई है। यानी इसको बतलाना है कि जब दो हम पड़ी और दो खड़ी रेखाओं के बीच की गणना करते हैं तो उस स्थिति में कैसा दूरी बना रहता है, उसको आपको समझाना है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दिया है कि दो पड़ी रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। यानी जो दो हमारे पड़ी रेखा हैं, जो हमारे ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। लेकिन अगर खड़ी की बात की जाए तो दो खड़ी रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। आंसर क्या लिखिएगा कि दो पड़ी रेखाओं के बीच, यानी पड़ी मतलब क्या, सुतल, यानी यहाँ पर क्या है जी, सुतले ना है, यानी पड़ गया है। आ खड़ी मतलब क्या, खाड़ा, यानी ये खाड़ा है। तो जब पड़ल बा वो क्या होई, समान होगा। यानी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है जी, समान हो रही है। लेकिन पड़ी रेखाओं के बीच बात, खड़ी रेखाओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाते जाते क्या है, एक में मिल गया है ना, एक में मिल गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर उसका दूरी कुछ अलगे है, यहाँ पर कुछ दूरी अलगे है, यहाँ पर कुछ दूरी अलगे है। तो खड़ी रेखाओं की दूरी असमान और पड़ी रेखाओं की दूरी क्या है जी, समान। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दिया हुआ है कि पड़ी और खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। जो पड़ी रेखा है और खड़ी रेखा है उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो आंसर लिखिएगा कि पड़ी रेखा अक्षांश रेखा को कहते हैं और खड़ी रेखा देशांतर रेखा को कहते हैं। क्या कहिएगा, पड़ी रेखा, पड़ी जो है ये पड़ी रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
परिरेखा, परिरेखा। इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा। ये तो हमारा पड़ा हुआ है। और खाड़ा की बात की जाए, ये जो हमारा एक खड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर, देशांतर रेखा या खड़ी रेखा, या खड़ी रेखा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या खड़ी रेखा। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दिया हुआ है कि पड़ी एवं खड़ी रेखाओं में कौन सी आपस में मिलती है। यानी आपको आंसर में क्वेश्चन दिया है कि पड़ी एवं खड़ी रेखाओं में कौन सी आपस में मिलती है, तो इसको बतलाना है। तो आंसर लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा कि पड़ी रेखाएं आपस में मिलती है। पड़ी रेखाएं क्या होती है? आपस में मिलती है। खड़ी रेखा आपस में नहीं मिलती। खड़ी रेखा आपस में मिल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं, खड़ी रेखा मिल रही है। खड़ी रेखा क्या हो रही है? खड़ी रेखा क्या हो रही है? ये क्या एक में जाकर सट जा रही है, एक में जाकर क्या सट जा रही है। यानी पड़ी रेखाएं आपस में मिलती है और खड़ी रेखा आपस में नहीं मिलती है, आपस में वो नहीं मिलती। लेकिन ये पड़ी रेखा क्या हो रही है? इधर से जाएंगे यानी राउंड घुमाएंगे। मान लीजिए ये तो अभी हम लोग का ये फर्स्ट वाला भाग दिख रहा है और इसके गोल, जैसे गोल 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 है, तो जो हमारा ये पड़ी रेखा है वो क्या है जी? वो आपस में मिली हुई है। यानी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए ये हो गया सॉरी, जैसे कि ये मान लीजिए कि वृत्त हो गया, तो यहाँ पर हम लोग खींच रहे हैं। ये जो हमारी ये पड़ी रेखा है ये क्या है जी? ये तो राउंड काटे हुए है ना, यानी उस पृथ्वी के गोल घूमे हुए है ना। लेकिन ये हमारा जो खड़ी रेखा है वो खड़ी रेखा क्या है जी? वो मिली हुई नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पड़ी रेखा आपस में मिली हुई है जबकि खड़ी रेखा आपस में नहीं मिली हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि किन्हीं दो प्रमुख पड़ी एवं खड़ी रेखाओं के नाम लिखिए। यानी किन्हीं दो प्रमुख पड़ी और खड़ी रेखा के नाम लिखना है। तो हमें क्या मालूम है कि दो प्रमुख पड़ी और खड़ी रेखा की बात कर रहे हैं। तो एक हमारा हो गया विषुवत रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया हमारा विषुवत रेखा, जिसको हम लोग उसको क्या कहते हैं? पड़ी रेखा कहते हैं। ये पड़ी रेखा के उदाहरण है। ये क्या है जी? पड़ी रेखा के उदाहरण है। कौन सा? विषुवत रेखा। क्या है जी? विषुवत, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। इसको हम लोग पड़ी रेखा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, पड़ी रेखा के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा भी गया है कि किन्हीं दो प्रमुख पड़ी रेखा के नाम लिखे। तो एक हमारा हो गया विषुवत रेखा और एक हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक हमारा क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर क्या लिखिएगा? दो पड़ी रेखा के इंपॉर्टेंट दो पड़ी रेखा के नाम पूछा गया है। तो एक विषुवत रेखा हो गया और एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन को हल कर लिया। इस तरह इस अध्याय की भी सारे थ्योरम पर भी चर्चा कर लिया और उसको क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।